हेलो एंड नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश तिलक लेकर आया हूं जीएस मैराथन सीरीज। इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 150 से भी ज्यादा सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजी व्यापम में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित एनालिसिस आज हम यहां पर करेंगे। आज के यह सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको इस विषय से जुड़े कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको बहुत ज्यादा तैयार करना है और कौन से एरिया को तैयार करना है, कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा। और यकीन मानिए जब इस सेशन को आप लास्ट में देखने के बाद महसूस करेंगे कि जब भी मुझे प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाना है या व्यापम परीक्षा एग्जाम देने जाना है या किसी अन्य वनडे एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है और वहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो एक बार इस लेक्चर को जरूर देखकर मैं जाऊंगा, ये फीलिंग आप में जरूर आएगा। तो बिना किसी देरी किए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं 150 से ज्यादा सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम में पूछे गए प्रश्नों की शुरुआत यहां पर करते हैं। तो पहला टॉपिक आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप से। आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, इससे रिलेटेड पहला टॉपिक है, ध्यान रखना। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो सवाल नंबर 1, इससे कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था, टॉपिक क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पर, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपेक्षा करता हूं कि स्क्रीन क्लियर है, और अगर आपके स्क्रीन क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है यूट्यूब के आप उसमें सेटिंग में जाइए, क्वालिटी वहां पर हाई करिए, आपको निश्चित रूप से यहां पर दिए गए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या पूछा गया है, इसको सॉल्व करने से पहले आप ये भी सवाल आ रहा है, सर क्या इसे पीडीएफ मिलेगा क्या? तो बिल्कुल इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ व्याख्या सहित ऐसा कंप्लीट आपको कंपटीशन एकेडमी के जो ऐप बना हुआ है उसके एक सेगमेंट है, सेगमेंट क्या है, यूट्यूब क्लास नोट का सेगमेंट आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारा का सारा आज जो क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा जो है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो है। तो क्या पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि भारत क्या है, एक विकासशील देश है, वर्ड आता है विकासशील वाला वर्ड आता है, विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है। तो इस टाइप से अब कॉमन क्वेश्चन, ये कॉमन शब्दावली आप अपने आसपास पाते हैं, तो उसी कॉमन शब्दावली से आप इसका आंसर निकालिए जो है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन आप देखिए सामने दिया हुआ था, अल्प विकसित है क्या, नहीं है, अल्प विकसित नहीं है, अविकसित है क्या, नहीं, विकसित है क्या, नहीं। तो क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था श्रेणी में यहां पर आता है। तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा, तो फिर ये विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश क्या होता है, ध्यान रखेंगे। तो अल्प विकसित का मतलब होता है, देखिए यहां पर है, एक है विकसित है, विकसित, दूसरा है विकासशील, विकासशील है, और तीसरा है अल्प विकसित है। क्या है, अल्प विकसित। तो तीन वर्ड आया, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। तो जहां पर जिन देशों में अभी भी विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, इसको लेकर अभी भी विरोधाभास की स्थिति बना हुआ है, जैसे अफ्रीका के देशों में केन्या है, नाइजीरिया है, सीरिया है, सूडान है, तो वो सारे क्या है, अल्प विकसित देश में आते हैं। विकसित, विकासशील कौन है, तो विकासशील का मतलब है जहां पर विकास क्या है तो जान ही रहे हैं, साथ साथ ये जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों ही अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर विकसित कौन है, तो जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कृषि, उद्योग, सेवा तीनों ही क्षेत्रों में बेहतर वर्क कर चुके हैं, एक विकास के आयाम को प्राप्त कर चुके हैं, उनको विकसित देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो हम इनको विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल यहां पर करेंगे। तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं, तो भारत किस में आता है, भारत विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, इसलिए आंसर इससे क्या हो जाएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था आंसर आपको लेना है, आंसर डी इसका हो जाएगा। फिर एक सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल यहां पे लेके चलते हैं। अगला सवाल है,
कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है, यानी कह सकते हैं विश्व के अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जीडीपी के आधार पर कौन से क्रम में है, ये सीधा सवाल आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में 7वां है, 6ठा है, 5वां है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर अब 5वां हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये सीजी व्यापम का 2018 एग्जाम हुआ था जहां पर सवाल पूछा गया था। तो भाई अभी लेटेस्ट क्रम क्या है, हालांकि उस टाइम 5वां ऑप्शन नहीं था, ध्यान रखना, मैं इसको अपडेट करके बनाया हूं ताकि आपके लिए और आगामी जो एग्जाम है उसके काम आ सके। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर है 5वां होगा। और पहला नंबर पर, तो सवाल ये आएगा, तो फर्स्ट कौन है, तो अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे में कौन है, चीन है, तीसरे में जापान है, चौथे में जर्मनी है, और फाइनली भारत क्या है, भारत यहां पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर, अमेरिकी डॉलर के आधार पर जो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने के यहां पर मिलेगा। फिर आता है अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र में। तो भाई आपने जानकारी होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में बांटते हैं। तो उन्हीं में से एक सवाल पूछा गया था, सवाल क्या था, देखिए यहां पर सवाल क्या है, एक बार देखें, सवाल ये पूछा गया है, यहां पर सवाल पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्नों को बहुत सावधानी से पढ़िएगा। तो भाई द्वितीय का मतलब क्या, उद्योग की बात कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या, उद्योग की बात कर रहा है। तो उद्योग में क्या आता है, तो उद्योग में शामिल नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर खनन और उत्खनन, खनन और उत्खनन ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि खनन और उत्खनन किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो यहां पर लिख लीजिएगा इंडिया में, कहां पर, इंडिया में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या, अर्थव्यवस्था में आपका खनन और उत्खनन, खनन प्लस उत्खनन जो है किस में आता है, ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और सवाल क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि भाई द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल नहीं करते हैं, तो खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं करते, कहां पर, भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन यही सवाल पूछता है कि छत्तीसगढ़ में पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना खनन और उत्खनन कहां पर आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। क्लियर है, ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यहां पर ये तो अगला आ रहा है मानव विकास रिपोर्ट जिन 3 संकेतकों का संयोजन करके तैयार किया जाता है, मापन किया जाता है, कौन कौन से हैं आधार, मानव विकास रिपोर्ट के आधार कौन कौन से हैं। तो यहां पर आप पाएंगे, तो यहां पर आप पा रहे हैं क्या चीज, तो यहां पर 3 चीज पाएंगे, एक क्या है जी, स्वास्थ्य है, एक क्या है, शिक्षा है, और एक है जीवन स्तर है। तो ये आपको ए पहला आंसर हो जाएगा। अब आपको जानकारी रखना चाहिए कि इसको डेवलप कब किया गया था, इसको डेवलप किया गया था 1990 में, इसको डेवलपमेंट किया गया था, कब, 1990 में मानव विकास रिपोर्ट डेवलप किया। 2 लोग नाम आता है, महबूब उल हक है, पहला महबूब उल हक है, ठीक, प्लस क्या है, अमर्त्य सेन, सहयोगी कौन थे, अमर्त्य सेन भारत से हैं, ये कहां से है, ये इंडिया से, और ये कहां से, पाकिस्तान से हैं। तो इन दोनों ने क्या किया था, मानव विकास रिपोर्ट डेवलप किया था, और इसी को 1990 जो कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को किसने अडॉप्ट कर लिया, मानव विकास, यहां पर आएंगे तो किसने इसको एडॉप्ट कर लिया था, तो एडॉप्ट इसको किया गया, ध्यान रखना, मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने इसको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। और यही जो संगठन है जो इसे जो है सालाना जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसने तैयार किया था, महबूब उल हक अर्थशास्त्री, कहां से, पाकिस्तान से, अमर्त्य सेन सहयोगी रहे कब, 1990 में, और 90 में ही किसने, यूएनडीपी ने इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर लिया था, और सालाना रिपोर्ट यहां पर जारी किया जाता है। तो क्या क्या इसके आधार हैं, एक है स्वास्थ्य, एक है शिक्षा, और तीसरा जीवन स्तर है। फिर आते हैं, पूछा गया सवाल है, ये अर्थव्यवस्था के प्रकार से जुड़ा हुआ सवाल है जी, किससे है, अर्थव्यवस्था के प्रकार से जुड़ा हुआ सवाल है। तो पूछा गया आर्थिक प्रणाली में जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के पास होता है,
एवं वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवा सामान्य बाजार में आपूर्ति मांग पर आधारित होता है, उसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ये सवाल पूछा गया, ध्यान रखना। तो सीधा सीधा आंसर है, जिस देश की अर्थव्यवस्था में जो वस्तु बनेंगे, जो सेवा बनाया जाएगा, उसका उत्पादन करना है, मूल्य निर्धारण करना है, उसका वितरण करना है, ये तीनों ही अधिकार जब पूंजीपतियों के पास होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर यहां पर होगा जो है। ठीक, अब बात आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसने दिया है? तो इसको एडम स्मिथ ने दिया है। राज्य अर्थव्यवस्था किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। और तीसरा होता है जी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो क्या क्या हुआ देखिए यहां पर। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आपका नेक्स्ट, यहां पर याद रखना है, यहां पे आप क्या याद रखेंगे? याद यहां पे ये रखना है कि भाई तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं? तो तीन तरह का है। एक है पूंजीवादी, एक क्या है? पूंजीवादी है, पूंजीवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समाजवादी हम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मिश्रित, आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीनों ही अर्थव्यवस्था के प्रणेता कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक, एडम स्मिथ। यहां पर आते हैं कार्ल मार्क्स, और यहां पे आते हैं किन्स, जॉन मर्नार्ड किन्स। तो ये तीनों प्रणेता को याद रखना है, डायरेक्ट सवाल यहां पूछा जाएगा। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र जनक है, द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन है यहाँ पर समाजवादी है, गांधीवादी है, मुक्त है, मिश्रित। तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है जी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देख लो कैसे। तो पूंजीवादी कौन है? अमेरिका है आपका, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह क्या हो गए? पूंजीवादी हो गए। समाजवादी कौन है? रूस है, समाजवादी रूस है। मिश्रित में कौन आएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान है। ये जो पड़ोसी देश है भारत के, चाइना को छोड़ दे, तो ये सारे सर्विस में आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के संदर्भ में। और इस अर्थव्यवस्था के प्रणेता कौन है? इस अर्थव्यवस्था के प्रणेता है जॉन मर्नार्ड किन्स है। ठीक, जॉन मर्नार्ड किन्स इस अर्थव्यवस्था के प्रणेता है। फिर एक सवाल पूछा गया था, ध्यान रखेंगे सवाल क्या था? सवाल यहां पर था, ध्यान रखेंगे, वो था, सवाल यहां पर था कि एक बंद अर्थव्यवस्था का एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो सीधी सी बात है, कहां पूछा है? सीजीपीएससी सीएमओ 2019 का एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना 2019 के एग्जाम पूछा गया था। इसका सीधा मतलब होता है भाई दो चीज होता है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। क्या होता है? एक आयात होता है और एक होता है निर्यात होता है। ठीक है, दो वर्ड आपने सुना होगा, आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है जहां पर आयात और निर्यात क्या होता है? प्रतिबंध रहता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जहां पर चालू होगा तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो भाई देखो क्या लिखा है यहां पर, आंसर क्या है? केवल निर्यात गलत है, केवल निर्यात गलत आंसर होगा। क्यों गलत होगा? गलत इसलिए होगा, ध्यान रखेंगे, गलत इसलिए होगा क्योंकि केवल वन साइड बता रहा है। फिर मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होता है, ये भी नहीं होगा, पहला गलत। दूसरा गलत, राजकोषीय घाटा का स्थान होता है, गलत। यह न निर्यात न ही आयात का स्थान। ठीक, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो 7 का आंसर आपका क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आज के डेट में विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो है खुली अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुकी हैं। बंद अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक हम जो उत्तरी कोरिया को हम इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? कुछ टाइम पहले फिर हमने बात किए थे, सीजी व्यापम पटवारी परीक्षा 2019 से पूछा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो निर्माण आता है, द्वितीय उद्योग में आता है, निर्माण भी, विद्युत भी आता है, खनन और उत्खनन में बता चुका हूं अभी कुछ टाइम पहले। खनन एवं उत्खनन किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में खनन और उत्खनन किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है, उद्योग में आता है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया, कहां पूछा है? सीजीपीएससी सीएमओ एग्जाम है 2019 का।
तो भैया ध्यान रखना यहाँ पर भारतीय संविधान ढांचे में क्या नहीं, 1948 की औद्योगिक नीति में बिल्कुल सही है, पंचवर्षीय योजना में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। 1948 की भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था और उस समय उद्योग मंत्री, जिसको रिलीज किसने किया था, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसको रिलीज किया था, ध्यान रखना, प्रथम औद्योगिक नीति। और उसी नीति के तहत क्या हुआ था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र जो जनक है, ध्यान रखेंगे, वो एडम स्मिथ है, कुछ समय पहले बताया आपको जो है। और इनकी रचना का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी फेमस किताब है, ध्यान रखना। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से क्या किया था, अध्ययन किया, वर्णन किया, इसको अर्थशास्त्र जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा रहा है सीजी आप 21 में, देखो भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है। तो भाई समाजवादी है क्या, नहीं है। पूंजीवादी क्या, नहीं है। मुक्त है क्या, नहीं है। तो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणेता कौन है, जॉन बर्नार्ड किन्स है। कहां से है, ब्रिटेन से है। कहां से है, ब्रिटेन से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट आते हैं, पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल नहीं किया जाता है। बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, खनन और उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता है। फिर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, तो कौन कौन से क्षेत्र आप बताइए, मुझे देखकर बताइए कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर शामिल होता है। तो कृषि भी होता है, पशुपालन भी होता है, वानिकी भी होता है, मत्स्य पालन भी होता है, खनन उत्खनन भी शामिल होता है। इसलिए आंसर क्या होगा, चारों। इसलिए चारों प्राथमिक क्षेत्र का आंसर यहाँ पर बन जाएगा। फिर अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि है ना, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। तो आज मुझे बताइए, आप जो अगर पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय टॉपिक का लेक्चर जाकर देखिएगा। आप सर्च करें नेशनल इनकम, नाम लिखिएगा तो आपको राष्ट्रीय अवधारणा वाला टॉपिक आएगा। वहां काफी डिटेल में मैंने आपको नवीन आंकड़ों के साथ बताया था। तो आप मुझे बताइए, अगर उस लेक्चर को देखे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना % है एट%। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 100 रुपये में, प्रत्येक 100 रुपये में कृषि क्षेत्र योगदान कर रहा है 20.19%। मतलब प्रत्येक 100 में 20 रुपये, लगभग 20 रुपया कृषि क्षेत्र से आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और 25 रुपए किसमें, उद्योग से, और 53 रुपए किससे, सेवा क्षेत्र से पैसा यहाँ पर आ रहा है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है। फिर मानव विकास सूचकांक संबंध है, तो यहाँ पूछा जा रहा है मानव विकास जो सूचकांक है उसका मापन जो किन आधारों पर होता है। तो पहले ही आपको बताया मैं, स्वास्थ्य भी था, शिक्षा भी था, जीवन स्तर भी था। तो क्या आएगा, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक। तो सभी उपरोक्त सभी से राइट आंसर होगा। 2021 में फिर से देखो रिपीट यहाँ पर हो गया। फिर वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र योगदान सबसे अधिकतम है। तो अभी ठीक यहाँ बताया कितना जी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज देख लो, छाप लो। डाटा नवीनतम डाटा बता रहा हूं, लेटेस्ट डाटा आपको बता रहा हूं एकदम। इसको ध्यान से, जो भी एग्जाम में जाओगे इस लेक्चर को देख के जाना, निश्चित रूप से डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, आपको काम जरूर आएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में कृषि क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र, कृषि हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और सेवा को हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो है कृषि का प्राथमिक क्षेत्र योगदान कितना है, 20.19% योगदान आपको देखने को मिल रहा है। किसका, कृषि का, फिर उद्योग का, फिर आपका सेवा का। तो कितना, 20.19%। फिर उद्योग हम आते हैं कितना, 25.92%, और फिर सेवा के आते हैं 53.89% हमको दिखता है। तो ये डाटा को जी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल है बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक। कौन से डाटा, तो ये 3 डाटा आपको विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पे रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। सेवा क्षेत्र सबसे क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रहा है, ठीक। फिर सेकंड नंबर क्या है, आपको उद्योग है, फिर लास्ट में क्या है आपका कृषि क्षेत्र है। तो घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में भी सवाल यहाँ पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जो है अगला, ये पूछा गया है वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। फिर से वही सवाल है जी, कृषि, उद्योग, सेवा दिया हुआ है, आपको सेवा आंसर लगा देना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेवा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, आते हैं रिपीट हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है। कितने बार 2023 में आ गया,
8 में पूछा, 17 18 पूछा, अब 23 में फिर पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो भाई निर्माण भी है, विनिर्माण भी है, विद्युत भी है, खनन एवं उत्खनन। भैया ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था में कहां पर आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? कृषि में आता है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल यहाँ पर नहीं होता है। फिर ये देखो लिखा है, ये देख लो डिटेल लिखा हुआ है। प्राथमिक कौन आएगा? कृषि आएगा, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, वानिकी, खनन है, बागवानी है, उत्खनन सब आएगा। द्वितीय में आता है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आता है। और तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा है, बीमा, स्वास्थ्य है। ये सारे आपके तृतीय क्षेत्र में आता है। ये सारा क्वेश्चन कहां से लिया गया है? तो भैया ये लिया गया है एचआर पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन पार्ट 1 पार्ट 2 आपका आया हुआ है, कंप्लीट इंडिया जीके के लिए आया हुआ है, उससे ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ध्यान रखना, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर यूट्यूब क्लास नोट का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, सारे कोर्स से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे में दिखेगा यूट्यूब क्लास नोट्स, वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितना यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर देना तो रहेगा, इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न व्याख्या भी उसमें आपको रहेगा, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। पूछ अब आया टॉपिक हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है गरीबी से। तो गरीबी से कौन से टॉपिक क्या सवाल पूछा गया था देखें यहाँ पर। तो पहला पूछा निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? फूड इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था, सीजी व्यापम का 2017 में हुआ था, पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए भैया, क्या निर्धनता यानी गरीबी जो है, पावर्टी जो है, क्या कोई एक कारण से होता है? क्या उसके सामाजिक कारण उत्तरदायी है? क्या आर्थिक कारण उत्तरदायी है? क्या यानी कि कोई एक कारण विशेष क्या आप कारण मान सकते हैं, अंतिम मान सकते हैं? नहीं। तो क्या है ये? गरीबी एक बहुआयामी क्या है? समस्या है। क्लियर है? इसलिए सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी, राजनीतिक कारण भी है। ठीक है, ये सारे कारणों चलते क्या होता है? निर्धनता आज हमको इस रूप में देखने को मिलता है। फिर पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? तो ध्यान रखना, यहां पर पूछा गया था RRDP है, RLEGP है, NREP है, MRTP। MRTP ध्यान रखना, ये गरीबी निरोधक, गरीबी को कम करने वाला कानून नहीं है। अब यही सवाल पूछा गया था CGPSC प्रीलिम्स 2014 में। तो ये क्या है? तो इसका मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्यापार एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम है। ध्यान रखना, ये कब का है? ये 1969 का है। अब ये क्या था? तो ऐसे कोई कंपनी जिसके पास एसेट होता था, पूंजी होता था 25 करोड़, और वो अपने सेम ब्रांच डालना होता था, तो उसको भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि क्षेत्र विशेष में एक ही कंपनी का दबदबा ना हो सके। तो उसके लिए लाया गया था 1969 का ये क्या है? आपका अधिनियम है। तो ये क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। और इसी आंसर आपको लेना था। बाकी सारे क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संक्षिप्त नाम है। तो व्याख्या जो आपको डाउनलोड करेंगे सबका डिटेल आपको वहां पर मिलेगा। क्योंकि हमको 150 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछा गया था जी, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में, भारत के ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति यदि प्रतिदिन 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग करता है, तो ये गरीबी जो रेखा का निर्धारण है कौन सा समिति द्वारा किया गया था? ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया कौन से समिति के माध्यम से किया गया था? तो इसका आंसर है, ध्यान रखना, कौन? प्रोफेसर सी रंगराजन समिति ने ये रिकमेंडेशन यहां पर दिया था। क्लियर है? तो वहीं पर आप जो है दूसरा समिति को भी ध्यान रखना। इस समिति बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 2012 में बनाया गया था, और 2014 में इस समिति ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। तो इस समिति का देख लीजिए, यहां पर देखा जाए तो और कुछ फैक्ट है। जैसे क्या फैक्ट है? तो इसमें एक फैक्ट और याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये भैया कि इन्होंने 2011-12 के आधार पर पूरे भारत में गरीबी कितना % बताया था यहाँ पर? तो 29। तो यहाँ पे 29.5% भारत में गरीबी है। ये सी रंगराजन समिति ने बताया था
ठीक है, 2011-12 के ईयर पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 में गठन किया गया था, 14 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 रुपया, शहरी क्षेत्र के लिए 47 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो उपभोग करते हैं, उसे कम करते हैं, उसे निर्धन माना गया था प्रोफेसर सी रंगराजन समिति के अनुसार। फिर आता है, अभी ध्यान रखना, सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समिति की नियुक्ति निर्धनता आकलन के लिए नहीं किया गया था? इसके लिए निर्धनता आकलन के लिए नहीं किया गया था। तो सुरेश तेंदुलकर भी किया गया था, सक्सेना भी किया गया था, रंगराजन भी, वाई की अलग कमेटी भी। एक आता है विजय केलकर समिति गठन जो है नहीं किया गया था। ध्यान रखना, विजय केलकर समिति गठन किस लिए किया गया था? विजय केलकर समिति गठन किया गया था आपका भारत में ट्रिपल पी, कौन सा पी? ट्रिपल पी प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी किसके लिए? ट्रिपल पी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो निजी सार्वजनिक एवं निजी जो भागीदारी होता है, इसके आकलन के लिए बनाया गया था विजय केलकर समिति। यानी जहां पर कोई प्रोजेक्ट है, जहां पर केंद्र सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर उसको कुछ चलाते हैं, स्टार्टअप करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र दोनों मिलकर उसको, मान लो कोई रोड बनाना है, तो सरकार ने क्या कर दिया? सरकार ने भाई उसको बोला भाई मैं फंडिंग देता हूं, आप वहां पे क्या लेबर आप दीजिए, तो दोनों मिल गया, मतलब जो एग्रीमेंट होगा उसके आधार पर वो लोग रोड बनाएंगे, उसे ट्रिपल पी यहाँ पर कहा जाएगा जो है। तो भारत में ट्रिपल पी के मूल्यांकन के लिए विजय केलकर समिति गठन यहाँ पर किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया था? सीजी बापू का सवाल है। तो ये भी ध्यान रखना आपका जो है नीति है, भारत में ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग क्या करता है? जारी करता है। भारत में कौन? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इसको जारी करता है, ध्यान रखना, क्लियर है। लेकिन यही सेम सवाल का ध्यान रखना क्या होता है, इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका सवाल पूछता है, ध्यान रखना। तो ये भारत के लिए पूछा है इसलिए नीति आयोग है, यही विश्व के लिए पूछता, उसका आंसर ऑक्सफोर्ड गरीबी और यूएनडीपी आंसर यहां पर आता। लिख लीजिए, अगर यही सवाल में अगर भारत शब्द नहीं रहता तो आंसर आपका बनता ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं विकास पहल तथा यूएनडीपी। ये दो संगठन मिलकर जारी करते हैं, वर्ल्ड के लिए जारी करते हैं, ध्यान रखना। आगे आएगा, सवाल आएगा। फिर पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया था? तो भाई ध्यान रखना, ये जो सवाल है अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए है। तो कब से जारी हुआ? 2010 से वर्ल्ड लेवल पर। कौन से लेवल पे? वर्ल्ड लेवल पर जारी हो रहा है। ठीक, और इसको जहां पे भारत में नीति आयोग जारी करता है, तो वहीं पर यहाँ पे ऑक्सफोर्ड, यहां पर ऑक्सफोर्ड प्लस यूएनडीपी द्वारा जारी यहां पर होता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट बात है कि भाई ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो भाई भारत में यदि किसान है, एक व्यक्ति है, ऋणग्रस्त है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकता है? तो कारण हो सकता है भाई कृषि का परंपरागत तरीका हो सकता है, उसकी अशिक्षा हो सकता है, सामाजिक कार्य में ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है, यानी कि बेटी की शादी, बेटा की शादी क्या कर रहा है? खेत बेच के कर रहा है, तो वो भी उसका गरीबी कारण हो सकता है, उसे ऋणग्रस्तता कारण हो सकता है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो कई बार इस टाइप से सवाल पूछता है, थोड़ा विश्लेषणात्मक सवाल पूछ देता है। फिर निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उस गरीबी के होने से क्या दुष्परिणाम समाज पड़ेगा? तो भाई अपराध और बाल अपराध बढ़ जाएगा, भिक्षावृत्ति भी बढ़ सकता है, आत्महत्या भी होगा, इसलिए उपर्युक्त सभी। तो इन दोनों में ध्यान रखना, 2017 का सवाल है सीजी व्यापम का, दोनों का डी आंसर यहाँ पर होगा जो है। नेक्स्ट अगले प्रश्न बढ़ते हैं, बेरोजगारी टॉपिक पे आते हैं। तो क्या देख लिया हमने अब तक से? भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप देख लिए हमने, गरीबी देख लिए, अब आते हैं बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, नेक्स्ट पूछा प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, प्रच्छन्न का मतलब होता है जी, ध्यान रखना कि किसी ग्रामीण, मतलब ये बेरोजगारी सबसे ज्यादा मिलता है कहां पर? आपका ग्रामीण
जीवन मिलता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिलता है, गांव क्षेत्र में, खेती किसानी क्षेत्र में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और इस बेरोजगारी में ध्यान रखना, किसी भूमि में काम करने वाले, मान लो 2 लोग काम करते हैं, जो भी पैदावार लेते हैं, ठीक है, मान लो 2 लोग, एक भूमि है, 1 एकड़ भूमि है, 2 लोग काम करते हैं, जो भी 40 क्विंटल उत्पादन कर लेते हैं। कितना? 40 क्विंटल उत्पादन कर लेते हैं। 2 लोग और उसमें लग गए, 4 हो गए, लेकिन 2 अतिरिक्त लगने से उसे 40 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। तो भाई यहां पर जो 2 अतिरिक्त लगे हैं उनकी उत्पादकता शून्य है, उनको रखने या ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखने से ऐसा लगता है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन असल में काम 2 ही लोग कर रहे हैं, 2 की उत्पादकता वहां पर क्या है? शून्य है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, इसको अदृश्य बेरोजगारी से कहते हैं, इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी इसे कहा जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। फिर मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, तो भाई मौसमी बेरोजगारी किससे? कृषि संबंधित है, ध्यान रखना, बी आंसर होगा। भाई जिस टाइम पे मौसम का आगमन होता है उस टाइम पर आपको निदाई कराना है, जो भी फसल लगाना है उसमें वो काम मिल जाता है। जैसे मौसम खत्म होगा आपको रोजगार से बाहर कर जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। कौन सा? मौसमी बेरोजगारी कहां पर? कृषि से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, सवाल आ रहा है यहाँ पर, पूर्ण रोजगार वह अवस्था है, पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब क्या होगा जी? चक्रीय बेरोजगारी शून्य होगी। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है जब मार्केट में, ध्यान रखना, जब अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जब सभी लोग क्या होगा? रोजगार मिला रहेगा, तो उस अवस्था को पूर्ण रोजगार की अवस्था। और मार्केट में कह सकते हैं कोई डिप्रिसिएशन आ रहा है, कोई गिरावट आ रहा है, नुकसान लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं? रोजगार से बाहर करते हैं। तो अगर बाहर करने की वहां पर स्थिति नहीं है तो पूर्ण रोजगार कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, तो बड़े ध्यान में, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कंप्लीट पूछा रहा है, ध्यान रखना, कंप्लीट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में पूछा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है जब देश में पर्याप्त सड़क है, बिजली है, सिंचाई है, कृषि है, बिजली है, संचार है, शिक्षा है, इसका पर्याप्त डेवलपमेंट ना हो, और इन कारणों से क्या होता है? बेरोजगार एक व्यक्ति रहता है, तो इसका कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, कि भारत में पाया जाता है। लेकिन विकसित देशों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, और संरचनात्मक बेरोजगारी विकासशील देशों में, जिसमें से भारत एक शामिल है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो फिर घर्षणात्मक को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक व्यक्ति पहले काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर था, पीएससी फॉर्म भरा, अब वो बन गया नायब तहसीलदार बन गया। तो एक पद को छोड़कर दूसरे पद में जाएगा, तो जो बीच में कुछ समय क्या होगा? अस्थायी रूप से बेरोजगार होगा, उस अवस्था को बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट भी कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है कमेंट भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय आय से जुड़े सवाल है, टॉपिक में पढ़ा चुका हूं कंप्लीट, इसका वीडियो लेक्चर ऐप में आपका यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो भारत में कृषि संबंधित क्षेत्र कौन सा है? कृषि से जुड़ा क्षेत्र कौन है? तो पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है, वानिकी भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर यहाँ पर होगा। फिर पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो कृषि शामिल रहेगा, मत्स्य पालन भी रहेगा, वानिकी भी रहेगा, बचे क्या? निर्माण रहेगा। निर्माण का मतलब होता है जी, ध्यान रखना यहाँ पर, निर्माण से यहाँ पर आशय जितने भी फ्लाईओवर बनता है, भवन बनता है, सड़कें बनता है, इमारत बनता है, पुल बन रहा है, इन सबको निर्माण में हम शामिल करते हैं। जबकि निर्माण से जुड़ा हुआ वैसा एक शब्द होता है विनिर्माण होता है। तो विनिर्माण मतलब होता है कोई छोटे से उत्पाद, वस्तु बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक जितने वस्तु हम बनाते हैं उसको हम शामिल करते हैं, विनिर्माण में शामिल करते हैं। गुड्स ना, गुड्स। तो निर्माण भवन बिल्डिंग से संबंधित है, फ्लाईओवर सड़कों संबंधित है, और विनिर्माण सुई से लेकर हवाई जहाज तक के जो वस्तु बनता है उससे जुड़ा हुआ शब्द है। फिर पूछा गया भारत राष्ट्रीय आय में, ठीक है, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान करता है? बता चुका हूं, आर एग्जाम 2015 हुआ है, पूछा गया सवाल है। तो यहां पर ध्यान रखना सबसे किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र का। कितना परसेंट? 53% बताया कुछ टाइम पहले। फिर राष्ट्रीय प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि क्या नहीं है, उद्योग क्या नहीं है, व्यापार क्या नहीं, सेवा। बिल्कुल, सेवा क्षेत्र योगदान सबसे ज्यादा है।
तो कई बार राष्ट्रीय बोल देता है, कई बार जीडीपी में किसका योगदान सबसे ज्यादा पूछ देता है। एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। फिर तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो बताया आपको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहते हैं। कब का सवाल है, सीजी व्यापम मंत्रालय भर्ती परीक्षा 2013 का सवाल है। तो सवाल उसी सवाल को यहाँ पे रिपीट करके पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। अगर आप लोग की परमिशन हो तो 2 मिनट में मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए अगला सवाल का आंसर क्या होगा। एक बार देख के कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या यहां पर होगा। चलिए, तो पूछा गया है भारत सरकार के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। आधार वर्ष का कहने मतलब है कि जिस साल ज्यादा महंगाई ना हो, प्राकृतिक आपदा वगैरह ना आए, बाजार संतुलित रहे, उस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में गणना की जाती है। तो वर्तमान में भारत सरकार का जो गणना वर्ष है 2011-12 है, इससे पहले 2004-5 था, ध्यान रखना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो जो आधार वर्ष होता है उस वर्ष में जो वस्तु और सेवाओं जो मूल्य रहता है उसका औसत निकाल के हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय गणना यहाँ पर करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2011-12 होगा। फिर भारत में कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है, ये पूछा गया था। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ध्यान रखना, उसमें से सबसे उपयुक्त आंसर को लेना है। तो यहां पर देखिए, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में कमी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। सिंचाई सुविधा भारत में है, पूर्णतः अभाव नहीं है। अभाव का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं रहता तो वर्षा में वर्षा होता है, कुछ क्षेत्र विशेष में नहीं हुआ, अलग बात है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। खाद के उपयोग में कमी, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग हुआ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कम उपयोग कर रहे हैं, ये ज्यादा प्राथमिक यहाँ पे आंसर यहाँ पर होगा। फिर सीएसओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। कब, सीएसओ को ध्यान रखना, सीएसओ जो सीएसओ है यही भारत में क्या करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता था। अब इसको एनएसओ कर दिया गया है। अब इसको सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मर्ज करके अब ध्यान रखना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है। कब से, 2019 से। तो अगर ऑप्शन में ऐसा पूछा जाएगा राष्ट्रीय आकलन कौन करता है और ऑप्शन में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन रहेगा तो ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर वहां पर एनएसओ लिखा हुआ है तो आपको एनएसओ को लेना आंसर रहेगा। फिर राष्ट्रीय के अनुमान भारत में तैयार किए जाते हैं, तो ये आंसर बताया मुझे, सीएसओ होगा आंसर इसका। क्या होगा, सीएसओ इसका आंसर यहां पर होगा। क्या होगा, सीएसओ आंसर होगा। फिर भारत में राष्ट्रीय अनुमान किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो भाई यहां ध्यान रखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है। तो देखो कितना सवाल, 17 में 13 में रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो एक ही सवाल कहीं अगले ईयर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान यहां पर दीजिएगा। फिर राष्ट्रीय गणना कौन करता है, फिर आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। धारण, अच्छा क्या आपका है 17 का सवाल है ये। धारणीय विकास इनमें से क्या आशय है, धारणीय विकास मतलब होता है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, ठीक सॉरी आगामी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं पूरा करना इसका आंसर होगा। तो इसको धारणीय विकास कहते हैं, ये भी मैं क्लास में आपको बताया था। धारणीय विकास मतलब होता है कि भाई वर्तमान में क्या है, हमारी आवश्यकताएं हैं खनिज संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों से, तो भाई हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। तो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना ही धारणीय विकास। हेलो, चलिए वापस। तो यहाँ हमारा एनर्जी खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो गया, बैटरी की एनर्जी खत्म हो गया, आप लोग का एनर्जी तो बना हुआ है ना। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ाते हैं सीरीज को।
तो देखो क्या पूछा गया है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर हम पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं और पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए आप जुड़े रहिए और बकायदा यहाँ पर जो है क्या आपके हिसाब से आंसर हो सकता है उसको भी बताते जाइए जो है। तो विद्युत उत्पादन क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है जी? अभी हम बार बार क्वेश्चन पूछा गया, शुरुआती टॉपिक हम पढ़े हैं, विद्युत किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्रक में आएगा, ठीक है, किसमें? द्वितीय क्षेत्रक में आएगा। फिर यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 50% या उससे अधिक हो जाए तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो सीधी सी बात है भाई, उसे कृषि अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। यानी कहा यह जा रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था बोले, राष्ट्रीय आय बोले या फिर जीडीपी बोले, तीनों का एक ही अर्थ है। तो इसमें यदि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रत्येक 100 में कितना हो जाए? 50% या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे क्या नाम से जाना जाएगा? तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। अगर ये हिस्सेदारी उद्योग का हो जाए तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ये हिस्सेदारी किसका हो जाए? सेवा का हो जाए, सेवा क्षेत्र का, तो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। भारत अभी क्या है? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। अब मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में कि तीनों क्षेत्रों क्या है योगदान 50 से कम हो गया, कम कैसे होगा? कम हो सकता नहीं हो सकता? कमेंट में बताइए। हो सकता है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है और आपका टर्सरी है। तो इन तीनों का किसी का भी योगदान 50% ना हो तो 40% मान लीजिए, 40% इसका है, 40% इसका है, इस 20% है, कितना हो गया? 100 हो गया। किसी 50% उससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हम बोलते हैं समेकित अर्थव्यवस्था। समेकित अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका इस प्रश्न आंसर होगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, इसका आंसर यहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पूछा गया है 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो ध्यान रखना यहां पर था, वो था सार्वजनिक क्षेत्रों में भारी उद्योग की स्थापना करना। और इस नीति को किसने दिया था? तो इस नीति का मसौदा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस महोदय ने, जो भारत प्रख्यात सांख्यिकीविद हैं, तो महालनोबिस ने, ठीक ध्यान रखना है, इसको दिया था। और इनके, और ध्यान रखना सेम व्यक्ति हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान, सेम व्यक्ति हैं जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जिसके अंदर भारी उद्योगों की, भारी उद्योग स्थापना भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसमें कौन कौन से थे? इसमें था, ध्यान रखना, भीरू था, भिलाई रूस के सहयोग से, ठीक है, भीरू हो गया, राज हो गया, राज मतलब क्या? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, और नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हो गए, भीरू हो गया, राज हो गया, और दुबरी दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये 3 स्टील प्लांट भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ये स्थापित हुआ था भारत में, ध्यान रखना। तो यहां पर नेक्स्ट आता है, ध्यान रखना, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है जी? फिर से कृषि, आपका सेवा होगा, फिर से सेवा होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको देखिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का सवाल है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसको लिखो पहले, एनडीपी, ठीक है। आप पहले बता दो आपको, जो पहले एनडीपी के सूत्र देख लो। पहले एनडीपी के सूत्र क्या होता है? एनडीपी के सूत्र क्या होता है जी? देखो, एनडीपी के सूत्र होता है, एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्य हरांश। मूल्य हरांश होता है। जीडीपी का जो राशि है, जीडीपी का जो राशि है, मान लो 5000 करोड़ है, 5000 करोड़ में से 1000 करोड़ क्या रहा? हमारा एक वित्तीय वर्ष में हमारे देश में जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्री के कारखाने हैं, उसमें टूट फूट हुआ, मशीनों में घिसावट हुआ, लॉस हुआ है, उसको हम 1000 करोड़ क्या कर दे? माइनस कर दें। तो जो जीडीपी की राशि से जो एक समय जो लॉस हुआ है, मशीनों के कल पुर्जों में लॉस हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, ऑयलिंग के हैं, ग्रेसिंग के हैं, उसे कुल मूल्य को जीडीपी की राशि से हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तो हमारा एनडीपी निकल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो मान लीजिए यहां पर लेते हैं 5000 करोड़ ये हुआ, 1000 करोड़ यहां पर हो गया, तो फाइनली जो 4000 करोड़ होगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनडीपी कहलाएगा जो है। बस आप ये ध्यान रखना, माइनस इसका होता है, इसका सूत्र क्या होता है? माइनस होता है, याद रखना है। अब आ जाओ वहां पर, तो क्या बोला गया यहां पर? तो यहां पर भैया प्लस लगा दिया है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस क्या है? मूल्य ह्रास। तो पहला तो एक तो नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है। अभी बस इतना याद रखना कि इसमें क्या होता है? माइनस होना चाहिए था,
यहाँ प्लस लगाते इसलिए गलत। अब देख लो पहला ऑप्शन क्या है, कथन 1 2 3 सभी सही है, गलत है। फिर देख लो कथन ए केवल केवल कथन 1 और 2 सही है, जो एक की बात करेगा, जो एक की बात करेगा गलत। केवल 2 और 3 सही है। अब इसको छोड़ दो, पहले इसको देखो, ठीक हो, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है बोला जा रहा है। तो पढ़ो अब जो है, प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या। तो भैया सेकंड वाला यहां पर सही है, सेकंड वाला यहां पर सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो सेकंड वाला जो सूत्र है किसका, पीसीआई का, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। अब क्या होता है, एनएनपी अपॉन होता है टोटल पॉपुलेशन होता है। अब यही बात हिंदी में लेकर के इसको हिंदी में अनुवाद कर क्या है, आपके आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका सेकंड वाला तो भैया क्या है, सेकंड हमारा यहाँ पर क्या है, सही है, सेकंड हमारा यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है, सेकंड सही है, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, सेकंड सही है। तो अब क्या बोला है, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं बोला है, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं बोला जा रहा है। तो भैया ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है दोनों, इसमें एक को सही माना गया है, इसमें भी एक को सही माना गया है, और इसमें क्या बोल दिया गया है, इसमें बोला है कोई भी सही नहीं बोला है, इसलिए भी गलत है। तो बचे क्या, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का सवाल है। अब आते हैं नेक्स्ट, आइए अब आ जाते हैं, इसके बाद आते हैं जो सवाल हमारा आ रहा है वो है अगला, देखें प्रति व्यक्ति आय सूत्र क्या अभी बताया आपको, जो है प्रति व्यक्ति आय सूत्र है भाई विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, एनएनपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। तो क्या होता है, तो भाई देश का जो राष्ट्रीय आय है उससे देश के कुल जनसंख्या भाग देने से जो राशि हमें मिलता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्लियर है, ठीक। छत्तीसगढ़ में क्या है अभी 1,33,898 रुपए क्या है प्रति व्यक्ति आय है। क्लियर, आगे बढ़े। जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सारे एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखना है, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बैंकिंग प्रणाली से हम आ रहे हैं। तो पूछा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जी, आप बताइए। तो आरबीआई है। और आरबीआई गठन कब हुआ, तो आरबीआई जो गठन हुआ था, ध्यान रखना, आरबीआई एक्ट के माध्यम से हुआ था। कब का एक्ट है, ये 1934 का एक्ट है। और इस 34 के एक्ट के तहत जो है हमने क्या 1935 में स्थापना किए और 1949 में आरबीआई क्या किए थे, राष्ट्रीयकरण किए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और शुरुआती हेडक्वार्टर कहां पर था आरबीआई का, कोलकाता था। और अभी कहां पर है, मुंबई में है। क्लियर, बढ़ते आगे। आरबीआई कार्य नहीं है, कौन सा काम आरबीआई नहीं करता है, ये सवाल पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराना। क्या आरबीआई से आप जो है खाता खुलवा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते भैया, ध्यान रखना है। आरबीआई से नहीं निकाल सकते हैं खुद, और नाबार्ड से भी डायरेक्ट जाकर आप मुंबई में जाकर पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकों को मान्यता देता है वहां पर जाके आप खाता खुलवाते हैं, वहां से पैसा उधार ले सकते हैं। आम जनता से आरबीआई से आम जनता पैसा नहीं निकाल सकता। फिर पूछा गया है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया था, ये सीक्वेंस जमाने वाला सवाल यहाँ पूछा गया था। तो 14 बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। फिर एसबीआई का हुआ था 1955 हुआ था, ठीक। फिर आरबीआई का, एसबीआई हो गया। फिर आरबीआई की हुआ था कब, 1949 को हुआ था। फिर एलआईसी की 56 हुआ था। तो ये देख लेना, सीक्वेंस जमा देंगे तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है, भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है, तो भाई ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय करता है। और सिक्कों पर वित्त सचिव क्या होता है, भाई ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय करता है, जारी करता है। और 1 रुपए जो मुद्रा होता है, करेंसी होता है, उसमें वित्त सचिव का हस्ताक्षर यहाँ पर होता है। और 1 से ज्यादा जितने मुद्रा आते हैं उस पर भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर यहाँ पर होता है। इस फैक्ट पर यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है, भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है। तो भाई ध्यान रखने वाला, भारत में केंद्रीय बैंक कार्य कौन करता है पूछा गया है। तो सीधी सी बात है भाई, भारत का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई है, वही क्या है, केंद्रीय बैंक है। फिर आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर, क्या पूछा गया है, सीआरआर, ठीक है। सीआरआर को कम किया जाता है, क्या कम किया जा रहा है। तो उससे क्या ऋण सुविधाओं में क्या बदलाव होगा, क्या उससे प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल यहाँ पूछा गया है, क्या इससे बदलाव होगा।
तो भैया ध्यान रखना, पहले जान लो सीआरआर मतलब क्या होता है। सीआरआर मतलब होता है कि कोई बैंक आप खोल रहे हैं भारत में, अगर आप न्यूनतम एक बैंक खोलना चाहते हैं तो कम से कम 50 करोड़ 500 करोड़ पैसा आपका होना चाहिए। कम से कम कितना, 500 करोड़ पैसा आपके पास होना चाहिए मिनिमम। तो उस 500 करोड़ का एक निर्धारित अमाउंट, उसका एक निर्धारित अमाउंट क्या करेंगे, आरबीआई के पास, किसके पास, आरबीआई के पास अब क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास क्या करें, जमा करेंगे। किसके पास, आरबीआई के पास जमा करेंगे। मान लीजिए अभी कितना परसेंट, मान लीजिए मोटा मोटा लेके चलते हैं, मान लो ये है आपका है 4% है, ठीक है। अब 4% क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा कौन, बैंक करेंगे, जो वाणिज्यिक बैंक है, जैसे एसबीआई है, कैनरा बैंक है, देना बैंक है, तो देना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो क्या किया है, ये इन्होंने आरबीआई के पास जमा कर रखे हैं, ठीक है। अब बोल रहा क्या, जो कैश रिजर्व रेशियो है, सीआरआर है, ठीक है, इसके अमाउंट क्या कर दे, कम कर दें, 3% कम कर देंगे, 4 से 3 कर देंगे। तो भैया ध्यान रखना, बैंक के पास क्या था, पहले बैंक का 4% था, अब कितना है, 3% कहां जमा है, आरबीआई के पास है। 1% किसको मिल गया, और बैंक को मिल गया 1% और। तो भाई ये जो बैंक होगा वो अपने खाता धारक को क्या करेगा, ज्यादा ऋण देगा। क्यों ऋण देगा, पैसा उसका ज्यादा है। अब आरबीआई बोले कि भाई सीआरआर को क्या करे, बढ़ा दे, 5% कर दे, तो भैया बैंक के पास 1% कम क्या करेगा, लोगों को ऋण देने के लिए पैसा होगा। तो अगर ये घटा रहा है, सीआरआर को घटा रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, बैंक क्या करेंगे, अपने खाताधारकों ज्यादा ऋण देंगे। सीआरआर क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो बैंक ज्यादा अपने खाताधारकों को ऋण देंगे, इसलिए क्या होगा, बढ़ेगी। और वही सीआरआर क्या कर दे, आरबीआई 4% कर जो था उसको क्या कर दे, 5% कर दे, 7% कर दे, तो भाई बैंकों को ज्यादा अमाउंट कहां पर देना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक। और जब ज्यादा जमा करना पड़ेगा तो ज्यादा कम क्या करेंगे, कम लोगों को ऋण दे पाएंगे, ठीक। फिर आता है वही, फिर से पूछा गया सीआरआर में वृद्धि घोषणा करता है तब इसका अर्थ क्या होगा, तो सेम आंसर बता दिया, यहाँ पर आंसर क्या होगा, घटेगा। आंसर क्या होगा, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा होगी, ये आंसर होगा। कम मुद्रा होगी तो कम लोग क्या देंगे, लोन देंगे, कम लोग को ऋण दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो है, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता, कौन सा बैंक है लोगों को ऋण नहीं देता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लोगों को ऋण नहीं देता है। फिर आता है ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत आता है, तो मैं बता दिया हूं आपको, ध्यान रखना, बैंकिंग टॉपिक पढ़े हमने जो है, नाबार्ड एक संगठन आया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड। तो नेशनल, एन मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड बोलते हैं। 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुआ था। इसके लिए शिव रमन समिति गठन किया गया था, शिव रमन समिति गठन किया गया था, ठीक, 1979 में। तो गठन कब किया गया था समिति का, 1979 को किया गया था। और इनके रिकमेंडेशन पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया। और नाबार्ड, ध्यान रखना, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज्यादा ऋण देता है, वित्त उपलब्ध कराता हुआ नाबार्ड करता है, ठीक, ध्यान रखना। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। तो अब आते हैं, अच्छा मैंने बताया आरबीआई और नाबार्ड डायरेक्ट आपको ऋण नहीं देते हैं, नाबार्ड भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, सहकारी बैंकों को, भूमि विकास बैंकों को ऋण देता है। और यही बैंक क्या करते हैं, खाता धारकों को पैसा ऋण देते हैं, ध्यान रखना। आरबीआई में भी खाता नहीं खुलवा सकते हैं, आम जनता पैसा वहां नहीं निकाल सकता। फिर पूछा गया है भारत में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नाबार्ड होगा, नाबार्ड का आंसर होगा। फिर आता है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा संस्था करता है, तो बीमा क्षेत्र का नियमन यहाँ पर करता है, ध्यान रखना, वो इरिडा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, हैदराबाद में, इरिडा करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक। फिर पूछा गया है, देखो फिर से आ गया है, नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर को हम कम करेंगे, सीआरआर को हम कम करेंगे, तो कम करेंगे क्या होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा। और बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो तो क्या करेंगे, ज्यादा अपने खाताधारकों को क्या देंगे, लोन देंगे, ऋण देंगे, तो ए वृद्धि होगी। तो 60 से मतलब ऋण देने की क्षमता में क्या होगा, बढ़ेगी, वृद्धि होगी जो है। तो एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, आप समझ गए ना, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गठन कब किया गया, स्थापना कब किया गया, तो बताया आपको 1935 में किया गया, ध्यान रखना, 1935 में किया गया। अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 का है, 35 में गठन किया गया, 49 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, क्लियर है। और आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सॉरी
आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? मुझे कमेंट करके बताइएगा। कर लेंगे, बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आते नेक्स्ट, आते हैं यहां पर अगला सवाल देखें। भारत में वित्तीय क्षेत्र को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो भारत में नियंत्रित करने वाले थे जितने बैंक है उनको कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। इसको मैं लिख के बताता हूं अच्छे से। बैंकों का बॉस कौन है? बैंकों का बॉस, ठीक है। फिर आता है बीमा क्षेत्र का बॉस कौन सा है? फिर शेयर बाजार का बॉस कौन है? मतलब इनका सर्वोच्च अथॉरिटी कौन कौन है? ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, इन तीनों का आंसर अलग अलग होगा। बैंकों का है आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बीमा कौन है? इरिडा है, अभी हम पढ़े। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इरिडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक। इसका मुंबई में है। इसका हैदराबाद में है, ठीक है। शेयर बाजार का कंट्रोल करता है बॉस है, वो है सेबी है। कौन है? सेबी है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर? इसका भी मुंबई है। तो ये तीनों को ध्यान रखना, पूछता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? आपका सवाल है वित्तीय क्षेत्र, मतलब कहने में पैसा लेने वाला पार्ट बात कर रहा है आपका रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आंसर यहाँ पर आएगा। फिर अर्थव्यवस्था संदर्भ में बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको बोलते हैं बीओपी, बोलते हैं पेमेंट। अब इसको बता दो, जो है भुगतान संतुलन, ठीक है। भुगतान संतुलन हिंदी में का अर्थ होता है भुगतान संतुलन, ठीक है। हमने जितना किसी देश को निर्यात किए, हमने 400 करोड़ का हमने चाइना को निर्यात किया वस्तु का, और चाइना ने भी 400 करोड़ हमारा क्या कर दिया? हमारे यहाँ भेज दिया। हमने उनके यहाँ भेजा और चाइना ने हमारे यहाँ भी बराबर का आयात निर्यात क्या हो जाएगा? तो एक तरफ इंडिया है, तो हमारे यहाँ इंडिया ने क्या किया? निर्यात किया। निर्यात कितने किया? 400 करोड़ किया। और चाइना से हमने कितना आयात किए हैं? चाइना हमारे कितना भेजा? वो भी 400 करोड़ कर दिया। तो क्या है? भुगतान संतुलन, बराबर की स्थिति में, भुगतान संतुलन बराबर की स्थिति, आयात निर्यात का बराबर स्थिति होना, उसको बीओपी बोलते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ये बताया, कमेंट करो जल्दी से, फटाक से। तो कब हुआ? 1949 में हुआ, ठीक। राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। नाबार्ड में भारत सरकार कितना भाग है? तो नाबार्ड के पास, ध्यान रखेंगे, बताया आपको 12 जुलाई 1982 स्थापना हुआ। 1979 में इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे क्या हुआ था? इसके लिए ध्यान रखेंगे, आपका एक समिति बनाया गया, इसका नाम था शिवरमन समिति था। ध्यान रखना, शिवरमन समिति था। और 12 जुलाई 1982 की स्थिति में इंदिरा गांधी सरकार थी, ठीक। और इंदिरा गांधी सरकार के टाइम जो ध्यान रखना, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना किया गया था। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक। मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर, और भारत का जो शेयर था 50% था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसका? गवर्नमेंट। नाबार्ड में, अरे थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको दिखे। नाबार्ड जब स्टेब्लिश किया गया था उस समय इसमें हिस्सेदारी था 50% था, 50%। तो 50% किसका था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 50%, और 50% किसका था? आरबीआई का था। किसका? आरबीआई का था। और इन्होंने 50 करोड़ इसने दिया, 50 करोड़ इसने दिया, टोटल 100 करोड़ के पूंजी से इसकी स्थापना किया गया था। करोड़ की, ठीक है ना, करोड़ की पूंजी से स्थापना किया गया था। आज डेट में 15,000 करोड़ इसके पास क्या है? एसेट्स, इसके पास संपत्ति, इसके पास नाबार्ड के पास है, ठीक। तो आज हम बात करते हैं स्टेब्लिश टाइम कितना? 1982 की बात कर रहे हैं, 12 जुलाई 1982 की बात कर रहे हैं। आज की डेट में इसके हिस्सेदारी कितना है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी यहाँ पर 99% है, और आरबीआई की हिस्सेदारी कितना है? मात्र 1% है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, बन जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कितना परसेंट? 99% इसका राइट आंसर होगा। कितना परसेंट? 99% भारत सरकार का अभी नाबार्ड के ऊपर हिस्सेदारी यहाँ पर है। फिर अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो भाई यहां पर सवाल आ जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। ये सीजीव्यापम एएसआई प्रीलिम्स हुआ था 2023 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो सत्य कथन क्या है? क्या इसकी स्थापना 1835 हुआ था? क्या यही गलती कर दिए? 1835 है कि 1935 है जी? ध्यान रखना, पहला गलत है। क्यों गलत है? 1935 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या है जी? 1935 होना चाहिए था। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 किया गया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। आगे देख लो,
यह सामान्य बैंक की व्यवसाय करता है? नहीं करता है। आम जनता इसमें लेन देन नहीं कर सकते हैं। 1 रुपए के सिक्कों का निर्गमन एजेंसी है। 1 रुपए के सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जाते हैं। ध्यान रखेंगे, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट, आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आइए, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध वाणिज्यिक जो बैंक होता है अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देता है उसे बेस दर कहते हैं। बेस आधार दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार दर बोलते हैं। ठीक है, आधार दर, बेस रेट बोलते हैं, बेस प्राइस बोलते हैं। और ये क्या करता है? आरबीआई इसे तय कर देता है भाई इस दर से ज्यादा आपको बैंकों को, कौन, आम जनता का, आप खाता धारकों को आप क्या नहीं दे सकते हैं? ऋण नहीं दे सकते हैं। तो ये ध्यान में आधार दर कहलाता है। ये भी एसआई एग्जाम का सवाल है, 2023 का सवाल है, एएसआई प्रीलिम्स का। फिर पूछ देगा, देखो 23 में आया था, सीजी व्यापम एग्जाम हुआ था, एलओआई का एग्जाम हुआ था। यहां फिर पूछ दिया भाई आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बता दो आप लोग, बताओ जो है। तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 से गठन हुआ था। यहां पर राष्ट्रीयकरण हुआ था 49 में। फिर नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? अभी बताया आपको जो है, 12 जुलाई 1982 किया गया। इस समय 6वीं पंचवर्षीय चल रहा था। आंसर ए हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये हमने बात की कितना, तो अभी हमने 150 प्लस प्रश्नों में सिर्फ आधा पहुंचे हैं। कितना? 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। इन प्रश्नों को अगर आप चाहते हैं, इन प्रश्नों को अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें कंपटीशन एकेडमी का, और उस ऐप के माध्यम से क्या करेंगे आप? यूट्यूब क्लास नोट में जाएंगे, यूट्यूब क्लास नोट्स में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, ये सारा टॉपिक आपको वहां पर मिलेगा जो है। ठीक है, आइए शुरुआत करें। समझ में आ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बार पढ़ लीजिए क्लास के साथ जो है, किसी भी क्लास या मेरे क्लास के साथ जहां आपको बेहतर लगता है पढ़िए, और इन क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी मैंने प्रयास किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा चीज आपको समझ में आ जाए। फिर भी कुछ सकारात्मक सुझाव होगा तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अगला सवाल आ रहा है बैंकिंग सिस्टम से, मुद्रा प्रणाली से। अगला सवाल आ रहा है मुद्रा प्रणाली से आ रहा है। क्या बोला जा रहा है? भारत घाटे की अर्थव्यवस्था में शामिल करता है। देखो क्या होता है, मान लीजिए भारत सरकार ने बजट जारी किया। एक बजट कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के होता है। बजट में पैसा ज्यादा खर्च किए और पैसा हमारे पास कम आया। सरकार के खर्च ज्यादा हुए, पैसा राजस्व के माध्यम से कम मिला। तो ऐसे स्थिति में सरकार बोलता है आरबीआई को कि भाई नए मुद्रा छाप दो और उस घाटे को पूरा कर दो। उसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं? नए मुद्रा छपवाते हैं। तो आइए अब देखो, भारत घाटे की अर्थव्यवस्था है, शामिल करता है। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों में ध्यान रखना है। इन तीनों में जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा, ध्यान रखना, वो है नए करेंसी नोटों को जारी कराना। उधार लेना नहीं आएगा, पहले से जो आपके पास है अधिशेष है उसकी निकासी नहीं आएगा। आंसर क्या होगा? नई करेंसी नोटों को जारी कराना। आंसर क्लियर है। रुपए जो प्रतीक है कौन सा है? साइन वाला, ये वाला। ठीक है, इसको किसने दिया था? तो उदय, यहां पर उदय कुमार है, डी उदय कुमार है। 2010 में कॉन्सेप्ट दिया था, इंजीनियर है। इन्होंने भारतीय इंडियन रुपी, भारत का जो पैसा है, रुपया है, उसका साइन प्रतीक बनाया था डी उदय कुमार ने 2010 में। और भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीय कोड क्या है? भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीय कोड है INR है, इंडियन नेशनल रुपीज। ठीक है, क्या है? INR। यहां पर ध्यान रखना, फॉलो करना है। ये भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीय कोड है, INR है। फिर भारत मौद्रिक और साख नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, किसको सबसे उपयोगी माना जाता है? साख नियंत्रण के लिए। तो इसका आंसर है रेपो दर। इसका आंसर यहां पर होगा। तेजी व्यापक में 15 आंसर लिया गया है। तो यहां पर ध्यान रखना, बैंक दर, रेपो दर, CRR, ये सारे साख नियंत्रण के साधन है। सवाल मुझे बता दीजिएगा कि भारत में साख नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में साख नियंत्रण कार्य करता है आरबीआई। इसको समझ लो। साख मतलब ऋण, ऋणों, बैंक द्वारा दिए जाने ऋण होगा उसको कंट्रोल कौन करता है? तो साख नियंत्रण के उपकरण
ठीक है, तो दो उपकरण होता है, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक, गुणात्मक, और एक होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक उपकरण। ठीक है, एक है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक। यहां पर क्या आएगा, तो बैंक दर आएगा, कौन आएगा, बैंक, बैंक दर, इसमें आएगा रेपो दर, इसमें आएगा रिवर्स, रिवर्स रेपो दर आएगा। ठीक है, फिर आएगा क्या, CRR आएगा, एक SLR आएगा, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा। यहां पर साख की राशनिंग, साख की राशनिंग, राशनिंग आएगा, सीमांत आवश्यकता आएगा, सीमांत आवश्यकता आता है, और फिर आता है आपका नैतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव। तो ये सारे सर क्या है, साख नियंत्रण के उपकरण है, साधन है। तो कौन करता है भारत में, RBI करता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है जो साख नियंत्रण करने काम यहाँ पर करता है। क्लियर है, थोड़ा जान लो। बैंक दर क्या होता है जी, ध्यान रखना। बैंक दर का मतलब होता है कि जब आरबीआई क्या करे, जितने जो बैंक है, कौन से वाणिज्यिक बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, इनको ऋण देता है। किनको, वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, किस अवधि के लिए, दीर्घकालिक अवधि के लिए। कौन सा, लंबे समय के लिए, मतलब 5 साल से 20 साल के लिए देता है, तो उसको हम बोलते हैं बैंक दर। तो जिस दर पर RBI बैंक को क्या देता है, ऋण देता है, कौन सा ऋण, दीर्घकालिक ऋण, उसको बोलते हैं बैंक दर कहते हैं। रेपो दर भी सेम है, आरबीआई टू वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक कैसा है, तो ये जो ऋण है दीर्घकालिक है, तो ये क्या है, ये है आपका अल्पकालिक है। क्या है, अल्पकालिक है, ये अल्पकालिक है, और इस आधार पर क्या है, अंतर है। रिवर्स क्या है, तो यहां जस्ट उल्टा, रेपो को उल्टा कर दो, वाणिज्यिक बैंक किसको दे, वाणिज्यिक बैंक किसको दे, RBI को ऋण दे, कौन सी अवधि के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए। ठीक है, यार क्या होता है, RBI के पास बैंकों को अपने संचालन के लिए एक निर्धारित अमाउंट क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, उसको CRR कहते हैं। वैसे ही बैंकों को स्वयं, सेल्फ के पास, स्वयं के पास, स्वयं के पास एक निर्धारित अमाउंट हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है, उसे SLR कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और OMO का मतलब होता है कि जो सिक्योरिटी पेपर होता है RBI के पास होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनको खुले बाजार में रखा जाता है, जहां पर कोई व्यक्ति उसको खरीद सकते हैं, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट जानना बहुत जरूरी है। बाकी ऑप्शन अगर ये सब रहे तभी उपरोक्त सभी यहाँ पर लगा दीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक में। तो इन सब में कौन सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो रेपो दर सबसे ज्यादा उपयोगी है, ध्यान रखना, ये फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला आइएगा। यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है, अब जानना क्या हो रहा है, रेपो रेट में वृद्धि करेंगे अब, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, रेपो रेट में वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मुद्रा प्रसार क्या होगा, कम होगा। कैसे, तो भाई मान लीजिए क्या हुआ, अभी बताना, 1 मिनट समझ में आ जाएगा, देखो घबराइए मत, समझ में आ जाएगा। ये हमारा RBI है, RBI करता है, RBI किसको देता है, वाणिज्यिक बैंकों को देता है, लोन देता है। कैसा लोन है, ऋण है, अल्पकालिक है। तो अभी मान लीजिए, ध्यान, मान लीजिए RBI वाणिज्यिक बैंक को क्या दे रहा है, आपको रेपो दे रहा है, रेपो दे रहा है, रेपो रेट पर ऋण दे रहा है। कैसा ऋण है, अल्पकालिक है, 15 माह वाले हैं। तो यहां पर मान लीजिए रेपो रेट जो था, मान लीजिए इस समय 6% था, ये 5% मान लो, 5% था। अब क्या है, रेपो रेट में क्या वृद्धि, तो कौन, RBI क्या कर रहा है, रेपो में क्या वृद्धि कर, तो 5% पहले दिया था, अब कितना कर दिया इसको, अब इसको मान लीजिए कर दिया इन्होंने 7% कर दिया, या 6% कर दिया, 6 या 5 कर दिया, 6 या 7 कर दिया, या 5.5 कर दिया, पहले से बढ़ा दिया। तो बढ़ा देगा तो क्या होगा, तो जो वाणिज्यिक बैंक जो मान लो SBI है, SBI ने कितना 5% में क्या लिया था, ऋण लिया था, तो क्या अब वो उतना ही ऋण क्या 7% में लेगा, नहीं लेगा, कम लेगा। अब जो कम लेगा तो क्या होगा, तो अपने खाता धारकों को क्या करेगा, कम लोन दे पाएगा। तो वही लिखा है, मुद्रा प्रसार क्या होगा, मुद्रा का प्रसार मतलब लोगों तक मुद्रा कम पहुंचेगा, वही आंसर है। चलो आगे जी, बढ़िए आगे। मुद्रास्फीति अवधि में क्या करना होता है, तो मुद्रास्फीति अवधि में भैया वस्तु, अच्छा पूछा गया मुद्रास्फीति अवधि में क्या होता है, होता क्या है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। क्यों, कि लोगों तक मुद्रा की मात्रा, प्रवाह तो बढ़ा है, मुद्रा फ्लो बढ़ा है, लेकिन अधिकांश लोगों के पास चूंकि मुद्रा आता है, सरकार ने घोषणा कर दिया, ऋण माफ कर दिया, लोगों के पास पैसा आ गया,
तो लोग जब पैसा ज्यादा आता है, ध्यान रखना, खरीदारी ज्यादा करना चाहते हैं, उत्पादन गतिविधियां कम हो जाती है, तो इसलिए वस्तुओं का दाम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, ध्यान रखना। तो और जब वस्तुओं का दाम क्या होगा, बढ़े, क्यों, लोग खरीदना चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, तो सीधे उसकी कीमतें बढ़ता है। मुद्रास्फीति कारण क्या है, तो धन की आपूर्ति में वृद्धि हो गया। अब हमारे 6200 करोड़ क्या कर दिए सरकार, बोले ऋण माफ कर दिए किसानों का, 6200 करोड़ ऋण माफ कर दिए गए। तो जो 6200 करोड़ अल्पकालीन ऋण था छत्तीसगढ़ कहाँ जाता है, बैंकों के पास जाता है, कहाँ चला गया, आम जनता के पास चला गया। तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कारण क्या होता है, आपका मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति आम बोलचाल महंगाई कहते हैं, बढ़ जाता है। उत्पादन में गिरावट हो जाए, इससे बढ़ सकता है। तो उपरोक्त सभी आएगा, दोनों आएगा, ए और बी दोनों आएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, शेयर बाजार। शेयर बाजार, भारत में म्यूचुअल फंड किसके द्वारा नियंत्रित होता है, सेबी। म्यूचुअल फंड हो, शेयर बाजार हो, शेयर बाजार हो, शेयर बाजार को ही स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो शेयर बाजार पूछे, स्टॉक एक्सचेंज पूछे, म्यूचुअल फंड पूछे, सबका आंसर क्या है, आपको सेबी आंसर लेना है, सेबी। और सेबी के हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है, ध्यान रखना। 1988 की स्थापना यहाँ पर हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत जितना भी शेयर बाजार होता है, इन सबको कंट्रोल करने वाले अथॉरिटी कौन है, सेबी है। बीमा कौन है, एडा है। और जितना मुद्रा बाजार, वित्तीय बाजार है, उसका क्या, आरबीआई है। ठीक, दलाल स्ट्रीट कहां पर है, क्या है, तो दलाल स्ट्रीट ध्यान रखना, ये मुंबई में स्थित है। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एड्रेस है, पता है। तो बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक शेयर बाजार है, उसका एड्रेस क्या है, दलाल पथ है, दलाल स्ट्रीट है, कहां पर, मुंबई में। नेक्स्ट बताइए, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर है, भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पर है, तो भाई इसका आंसर मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखना, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आपका मुंबई है। भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करने का वाला संगठन सेबी है, मुख्यालय कहां पर, मुंबई में है। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है, एजेंट नहीं पूछा गया है, सटोरिया एजेंट नहीं है। तो भैया ध्यान में, यहाँ पे तेजड़िया भी है, मंदड़िया भी है, दलाल भी है, ये नहीं है, स्टेक यहाँ पर नहीं है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, जो वर्ड आया यहाँ पे, क्या, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखना, जो तेजड़िया है, उसके लिए वर्ड होता है बुल। तेजड़िया को हम क्या बोलते हैं, बुल कहते हैं, और मंदड़िया को बियर कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, दोनों और दलाल क्या है, शेयर बाजार से जुड़े हुए एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं। देखो हम लिखे शब्द बुल और बियर। तो जो तेजड़िया होता है, क्या करता है, किसी कंपनी का शेयर बाजार में उसका रेट बढ़ेगा, ऐसा करके लोगों को क्या करता है, उसके शेयर को खरीदने के बोलता है, खुद खरीदता है, उसको तेजड़िया कहते हैं। जियो का शेयर क्या है, वैल्यू बढ़ रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ रहा है, उसमें पैसा लगा दो, तेजड़िया है। किसी कंपनी, जैसे मान लो किंगफिशर है, विजय माल्या, कंपनी डूबने वाला है, जल्दी पैसा निकाल लो, घाटा हो जाएगा, मंदड़िया है। उससे वर्ड क्या है, आपके बियर वर्ड हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो शब्द बुल और बियर किस व्यापार से जुड़े शब्द है, तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ शब्द है। फिर पूछा, फिर से आया है कि म्यूचुअल फंड है गया और शेयर बाजारों को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन है जी, तो यहां फिर से ध्यान रखना, सेबी है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, SEB है। इसी हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सिक्योरिटी, यहां पे थोड़ा सा रुक जाएंगे, यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कहलाता है। 1988 में इसकी स्थापना हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसे कहा जाता है। फिर सेबी की स्थापना कब बताया भी कुछ टाइम पहले, 1988 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत में कृषि पर आ जाइए, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन संबंधित है, ठीक है, मछली पालन संबंधित है। तो नीली क्रांति संबंध मछली उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन कृषि उत्पादन से है, श्वेत क्रांति किससे, दुग्ध उत्पादन संबंधित क्रांति है। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है जी, श्वेत क्रांति का, श्वेत बोल रहा हूं, वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और इनका बर्थडे कब आता है, कुरियन, ना है ना, कुरियन है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं भैया, नेशनल लॉ डे मनाते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, प्लस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को।
तो वर्गीस कुरियन का बर्थडे 26 नवंबर को है। उस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया यहाँ पर जाता है। फिर सीएससीपी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1965 में। कृषि मूल्य आयोग ये वही संगठन, ध्यान रखना, कृषि मूल्य आयोग है जो भारत में क्या करता है, 1965 में स्थापना किया गया था। और एमएसपी तय करता है कौन? कृषि मूल्य आयोग करता है। पहली बार कब किया था? 1965 में किया गया था गेहूं के फसल के लिए। अब ये याद रखना है कि यही जो सीएससीपी है इसका नाम उन्होंने बदल दिए कब? 1985 में इसको कर दिया सीएससीपी कर दिए हैं। तो कृषि मूल्य आयोग को आप कर देंगे क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बना दिया गया है कब? 1985 को। तो अब ऑप्शन में ये रहेगा, ध्यान से देखना, अगर पूछेगा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है? तो ऑप्शन में कृषि मूल्य आयोग होगा तो ठीक है, नहीं होगा आंसर लेना कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएससीपी का आंसर यहां पर लेना है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य संस्तुति, वही बात फिर से बोल रहा है, देखो बी आंसर आया है। बी में कौन है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कि सीएससीपी ऑप्शन में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ध्यान से आपको देखना होगा इन दोनों को है, दोनों एक ही है, नाम बदल गया है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। यानी जो इसको हम बोलते क्या, मेंस का टॉपिक है, पेपर 7 पार्ट 3 का टॉपिक है। इसको बोलते हैं भाग 3, अब बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईकर बोलते हैं, आईकर इंग्लिश में शॉर्ट में। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में, ध्यान रखना पूसा केंद्र में, नई दिल्ली पूसा केंद्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखेंगे। बहुत फेमस संगठन है। भारत में जितना भी दुग्ध आपका पशुपालन है, बागवानी है, ठीक है, कृषि है, ठीक, मत्स्यिकी है, इन सब का बॉस कौन है? आयकर है। उन सबको कंट्रोल कौन करता है? आयकर करता है। किसका? आपका मत्स्य पालन है, पशुपालन है, बागवानी है, कृषि, इन सब के लिए रिसर्च करना, अध्ययन अध्यापन करना, मान्यता देना आयकर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि पर्याप्त वर्षा ना हो तो कृषि में क्या समस्या उत्पन्न होगा? सीधी सा आंसर है सूखा होगा। भाई सीधी बात, कोई बात लॉजिक नहीं है। 1960 से लेकर 1980 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन के लिए कौन सा प्रयास किया गया था? हमने हरित क्रांति किए थे। क्या किए थे? हरित क्रांति किए थे। और हरित क्रांति जनक कौन है? तो यहाँ पर वर्गीस कुरियन है। वापस आऊंगा, यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग है, इनको नोबेल अवार्ड मिला है। बोरलॉग कहां से है? नॉर्मन बोरलॉग यूएसए, अमेरिका से है। लेकिन पूछता है हरित क्रांति, क्या पूछता है? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? शब्द, तो इसका आंसर होगा विलियम गेट है। अब ये भी कहां से है? ये भी अमेरिका से है। क्लियर है? भारत में हरित क्रांति कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक, स्वामीनाथन इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कब भारत में कब चला गया था? 1969-67 के बीच में हरित क्रांति शुरुआत यहाँ पर हुआ था। कब? 66-67 में। फिर हरित क्रांति लाने के लिए 1970 में किसको नोबेल अवार्ड मिला था? तो अभी बताया आपको, जो है नॉर्मन बोरलॉग को, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, इनको मिला था। भारत में हरित क्रांति कब चला? तो 2021 का सवाल देखो, 1965 ऑप्शन हिसाब से लेना है। तो 1965 से 70 के बीच में हरित क्रांति भारत में चलाया गया। फिर तिलहन के उत्पादन से संबंधित, तेल कैसा होता है रंग? तेल का रंग क्या है? पीला। तो पीला आंसर क्या है? पीली क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति आलू से जुड़ा हुआ है। पीली क्रांति क्या है? तिलहन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। लाल क्रांति किससे होता है? लाल क्रांति मांस उत्पादन से। ठीक, तो जो रंग होता है उसके हिसाब से फसलों उत्पादन क्रांति यहाँ पर कहा गया है। अब भूरी क्या होता है जी? भूरा क्या होता है? तो भूरा खाद होता है। तो भूरी क्रांति से खाद से जुड़ा हुआ क्रांति है। क्रांति का मतलब फसलों को लड़ाना नहीं है, फसलों की पैदावार को बढ़ाना है। फिर भारत में श्वेत क्रांति फिर 14 में पूछ दिया गया, कब प्रारंभ हुआ? तो 1965 में हुआ। अच्छा, इसमें ऑप्शन लिया ना, क्या भारत में श्वेत क्रांति पूछा गया, सॉरी श्वेत क्रांति, मैं हरित क्रांति समझ लिया था, श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति कब? 1970। आंसर 1970 होगा, ध्यान रखना। और इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। किसके उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार ने ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन के लिए, ठीक, इसके लिए, तो जो आपका श्वेत क्रांति है उसको, जो श्वेत क्रांति है ध्यान रखना, उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। किसके लिए था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था। फिर देखो एमएसपी, ठीक है, एमएसपी पहली बार, ठीक, कब तय किया गया था? 1965 में। किसके लिए? गेहूं के फसल के लिए। तो उस समय क्या था? कृषि मूल्य आयोग था। अब यही क्या बन गया है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बन गया है, CACP बन गया है। ठीक है, फिर बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? ध्यान रखना,
तो बागवानी में फल शामिल है, पुष्प शामिल है, सब्जी है, कपास शामिल है। कपास आपके वाणिज्यिक कमर्शियल क्रॉप में आता है, इसको ध्यान यहाँ पर रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न आपको यहां से लिया गया, ध्यान रखना। सामान्य अध्ययन सॉल्व पेपर है, ठीक है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम में जो भी सवाल पूछा गया है सभी का पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, वहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन को लिया गया है। सिंचाई अर्थव्यवस्था है किस क्षेत्र में आएगा जी? सबसे सिंपल सवाल, सिंचाई मतलब कृषि, कृषि मतलब क्या? प्राथमिक क्षेत्र, किस में आएगा? कृषि में आएगा, ठीक है। कृषि से संबद्ध क्षेत्र क्या है? तो पशुपालन भी है, मत्स्यिकी भी है, वानिकी भी है, उपयुक्त सभी, इसका आंसर यहाँ पर आएगा। बता दें कृषि परसेंटेज कितना है इंडियन जीडीपी में, राष्ट्रीय में 20.19% यहाँ पे योगदान है। मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का ध्यान रखना आपका खरीफ का फसल है, ठीक है। उचित एवं लाभकारी मूल्य, सीजीपीएससी प्रीलिम्स एडीपीओ एग्जाम हुआ था, एडीपीओ एग्जाम हुआ था और 21 में पूछा गया था कि जो उचित एवं लाभकारी मूल्य किस फसल के लिए? तो गन्ना के लिए। तो गन्ना के फसल के लिए एमएसपी जारी नहीं होता है, उसके एफआरपी जारी होता है, एफआरपी। एफआरपी हिंदी में बोलते हैं उचित लाभ एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इसे कहा जाता है, ध्यान रखना जो है। अब नेक्स्ट आइए, तो बजट एवं कर से संबंधित सवाल पूछा गया था। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, के अंदर कितने दरें हैं? तो दर कितने भी? 4 दर इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या दरें हैं इसको एक बार देख लो, जो है काम का है। यहां से सवाल केवल उठा देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर आप आएंगे तो आपको दरें आपको देखने को मिलेगा कितने %। तो यहां पर 4 प्रकार दरें हैं, देख लो। यहां पर एक दर है जी 5%, 5, 12, 15, 5%, 12%, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28%। तो 4 दरें हैं, ठीक है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट है 5, 12, 18, 5, 12, 18, 28%, ये दरें हैं 4। इन्हीं दरों के आधार पर अप्रत्यक्ष कर हमारे यहाँ लगता है। फिर बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद के किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना सार्वजनिक लेखा समिति, जो सार्वजनिक या लोक लेखा समिति कहते हैं, इनके द्वारा इसकी कह सकते हैं आपका क्या कहते हैं जांच पड़ताल यहाँ पर की जाती है, किसका? बजट के हिसाब किताब का। तो आपको जानना चाहिए इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें ध्यान रखना टोटल 22 सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों को आप बांट सकते हैं कैसे? तो 15 और 7, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य यहाँ पर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। किसमें? सार्वजनिक लोक लेखा समिति में यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया है कौन सा संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग इसके लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखना, ठीक। जो वित्त मंत्रालय, ध्यान रखना, भारत का बजट आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है, लेकिन ऑप्शन में वित्त मंत्रालय नहीं है, तो उसका विभाग का नाम है आर्थिक कार्य विभाग है। फिर राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? इसका आंसर भी वित्त मंत्रालय है, इसका आंसर भी वित्त मंत्रालय है। तो आपको बजट पूछे, आर्थिक सर्वेक्षण पूछे या फिर राजकोषीय नीति पूछे, तीनों आंसर वित्त मंत्रालय है। ऑप्शन वित्त मंत्रालय नहीं रहेगा तो आर्थिक कार्य विभाग आंसर आपको लेना है। फिर आते हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पूछा, बताया पूछा अभी पीएससी प्रीलिम्स 15 सवाल है, देखो। तो आपका कौन आएगा आंसर? आपका वित्त मंत्रालय आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद कौन है? तो ब्याज अदायगी है, ठीक है। तो हमारा केंद्र सरकार जिन योजनाओं के इतर योजनाओं से बाहर जो पैसा खर्च करता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसमें जा रहा है? तो ब्याज भुगतान में पैसा खर्च यहाँ पर हो रहा है। आय की असमानता कम करने के लिए कौन सा कर लिया जाना चाहिए? तो भाई आयकर लेना चाहिए, इनकम टैक्स लेना चाहिए। ये समानता पर आधारित टैक्स है। आय बढ़ने के साथ साथ आयकर हमको जो देना पड़ता है, अगर जिनका आय कम है तो उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सीजीपीएससी प्रीलिम्स 18 सवाल है, कौन तैयार करता है जी? वित्त मंत्रालय। अभी वो बताया आपको कौन सा? आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, राजकोषीय नीति, तीनों का आंसर वित्त मंत्रालय। सारा सब पीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल, ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला ये केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? बताया अभी क्या है? ब्याज अदायगी है। फिर भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रहता है भारत का वित्तीय वर्ष यहाँ पर होता है जी। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर पूछता है सवाल यहाँ पर कुछ अन्य पूछ दिया, मान लीजिए आरबीआई का वित्तीय वर्ष पूछ दिया, यहाँ पर क्या पूछ दिया? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर पूछा, किसका? आरबीआई का पूछा, तो उसका आंसर। और कृषि का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो आरबीआई का होता है एक
जुलाई से 30 जून होता है, 30 जून होता है। और आपका 1 जुलाई से यहाँ पर देखना सेम, यहाँ पर 1 जुलाई से 30 जून आपका किसका होता है, कृषि का भी वित्तीय वर्ष। तो आरबीआई और कृषि का है, दोनों सेम है। तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे। और जितने बैंक है आरबीआई को छोड़कर सारे बैंक हुआ, ऑल बैंक, इनका भी फाइनेंशियल ईयर सेम होता है। ऑल बैंक ना, किसको छोड़ के, आरबीआई को छोड़ के। फिर आय का वितरण को मापा जाता है, तो भैया लॉरेंज वक्र से आय की असमानता को मापा जाता है आपका लॉरेंज वक्र से। इसके अलावा गिनी गुणांक से भी मापा जाता है। अप्रत्यक्ष कर की विशेषताएं है, तो यहां पे आपको जानना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जहां पर जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा है वही व्यक्ति उसका भुगतान करेगा, प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर में जिस पर टैक्स लगा है वह भुगतान न करे, कोई दूसरा भुगतान करता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि कोई भी आप सामान जींस लेते हैं, आप जो है टी शर्ट लेते हैं, या फिर आप जो है मोबाइल लेते हैं, तो भैया उस वस्तु पर क्या है, टैक्स सरकार ने फिक्स कर दिया, जीएसटी लगा दिया है 18% या 28%। तो 28% क्या जो कंपनी बनाया क्या वो दे रहा है, क्या नहीं, जो खरीदेगा वो टैक्स दे रहा है। तो तमाम जो वस्तु हम खरीदते हैं क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु पर टैक्स सरकार ने लगाया है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। क्या कंपनी कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये आयकर हमारा प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष कर है। और वस्तुओं जब खरीदते हैं क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें देखो क्या होता है, तो प्रत्यक्ष कर में क्या होगा, करापात है और कराघात है, ये दोनों शामिल रहेगा, ए सारा आंसर होगा। कर विवर्तन मतलब होता है कर जो टैक्सेस है उसको ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर प्रत्यक्ष कर में नहीं होता है। करापात और कराघात का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो जिस व्यक्ति पर चोट पड़ता है उसे कराघात कहते हैं, और वही व्यक्ति अगर पेमेंट करता है उसको बोलते हैं करापात कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2021 सवाल है। फिर भारत का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो केसी नियोगी था, ध्यान रखेंगे आपका। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत। कौन सा आर्टिकल 280 नंबर के अनुच्छेद के अंतर्गत कौन प्रेसिडेंट करता है। अभी चल रहा है 15वें वित्तीय आयोग चल रहा है, वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह यहाँ पर क्या है, इनके अध्यक्ष यहाँ पर है। और इसका कार्यकाल इनके सिफारिश से कब तक लागू हुआ, 15वें वित्त आयोग का, तो इसका सिफारिश से 2020 से लेकर 25 आंसर होगा, ध्यान रखना। कुछ ऑप्शन में ई ऑप्शन भी है, तो भाई ध्यान रखना, उस टाइम विशेष में एग्जाम में 5 ऑप्शन आता था, इसलिए कई प्रश्नों में ई ऑप्शन भी आपको दिख यहाँ पर रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सॉरी, थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब आए पंचवर्षीय योजना। बहुत सरल सरल टॉपिक है, यहाँ पर थोड़ा स्पीडी में बढ़ रहा है। पर वर्तमान में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है जी, तो भैया ध्यान रखना, 15 में हमने ठीक है नए संगठन बनाते नीति आयोग बना दिए। 1 जनवरी 2015 को हमने आपको जो पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, योजना आयोग, उसको हमने हटा दिए और नीति आयोग की स्थापना कर दिए। तो यहाँ पर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, इनमें कोई नहीं, ना 12 ना 14 ना 13। तो 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय भारत में नहीं चल रहा है, और यही प्रश्न कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है। भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है, तो भाई हमारे यहाँ ध्यान रखना, योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया है, जिसकी स्थापना हुआ था 1950 को। 1950 को आपको पीसी प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना किया गया था। इसके स्थान पर क्या कर दिया हमने, 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया हमने, नीति आयोग की स्थापना कर दिए हैं। ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक, फिर आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना, बीच में बताया था आपको, किसने, कौन, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, आंसर क्या, पीसी महालनोबिस। और इसी योजना के तहत देश में 3 भारी उद्योगों की स्थापना यहाँ पर किया गया था, पीसी महालनोबिस। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में वृद्धि हमको देखने को मिली है। फिर पूछा गया नाबार्ड की स्थापना रिपीट हो रहा है 6वीं पंचवर्षीय योजना में, कितना, 12 जुलाई 1982 को। हेडफोन लगा के सुनो, 2-3 बार सुनो, आपको चीजें याद हो जाएगा, चिंता मत करिए। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना था जी, तो मैं बताया 12 पास माइनस कर देना, कब, 2012 से 2017 के बीच लास्ट पंचवर्षीय योजना चला था 12वीं पंचवर्षीय योजना।
किसके प्रादर्श पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चला था? तो डी आर गाडगिल, प्रोफेसर डी आर गाडगिल के प्रारूप पर, निर्देशन पर आपका ये कॉन्सेप्ट लागू हुआ था, ध्यान रखना। फिर किसके अच्छा भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आते हैं स्वतंत्र भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लंबी अवधि दृष्टिकोण किसने तैयार किया था? ध्यान रखना। तो वही सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, पीसी महालनोबिस। मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का? आठवीं पंचवर्षीय योजना का, ध्यान रखना क्या था? ये प्राथमिकता था। अगला आते हैं यहां पर जोड़ी का मिलान करना है, सही जोड़ी कौन है? देखें यहां पर, तो यहां पर ध्यान रखेंगे पीपुल्स प्लान, यहां पर देखा जाए सही जोड़ी के मिलान नहीं है, गलत है। तो भाई यहां पर ध्यान रखना है पीपुल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया, गलत है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पहला व्यक्ति है जो भारत में क्या बोलते हैं हमारे प्लान योजनाबद्ध तरीके से क्या होना चाहिए, विकास की योजना बनना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन दिए थे एम विश्वेश्वरैया। पीपुल्स प्लान इनका आंसर यहां पर नहीं होगा। ठीक, बाकी सब ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था कितने सेक्टर में, आप बताओ, इतना सारा सवाल 13 में पूछा गया था, तो 3 सेक्टर में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन होता है जी? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तीनों का, किससे इसका? तो भैया ध्यान रखना, पहले चलता था पीसी, प्लानिंग कमीशन चलता था, ठीक, और एनडीसी चलता था, और इसके स्थान में क्या आ गया? अब नीति आ गया। इन तीनों का अध्यक्ष होता था पीएम। इसका वर्तमान में है जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, ये 5 सालों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था, और उसको अंतिम मुहर लगाता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना जो 5 साल बनाता था, पीसी बनाता था, उसको अंतिम अनुमोदन एनडीसी देता था। अब पीसी खत्म करके क्या बना दिए? नीति बना दिए। तो तीनों अध्यक्ष कौन? पीएम ही रहता है। तो अभी कौन है? नीति आयोग है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल होगा यहां पर, नीति आयोग किससे हमने प्रतिस्थापित किए हैं? तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर किससे? तो वित्त नया होगा, योजना ने राष्ट्रीय, यहां पर ध्यान रखना नीति आयोग ने कहा, सॉरी, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? तो योजना आयोग को रिप्लेस, इसके स्थान पर आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहां पर अगला, भारतीय योजना के वास्तुकार, सीजीपीएससी 2014 का सवाल है। तो भारतीय योजना वास्तुकार शिल्पकार कहलाते हैं जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं, ध्यान रखना। और जो हमारे पंचवर्षीय योजना यानी योजना है, ये पंचवर्ष आपका समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहलाता है? अब ये पटवारी एग्जाम हुआ 19 से पूछा गया है। तो यहाँ पे 66 से लेकर 79 जो अवधि था, 69 अवधि था 3 साल का, इसमें आपका योजना अवकाश था। और इसी योजना अवकाश दौर पे हमारे यहाँ हरित क्रांति चलाया गया था, ध्यान रखना। फिर पूछा गया, देखो फिर रिपीट हो रहा है सीजी व्यापम में, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य शिल्पी कौन है? तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पर है, सॉरी सेकंड पूछा गया है, तो पीसी महालनोबिस। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहते हैं? तो 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि को याद रखना है। फिर भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1950 में स्थापित किया गया था। अगला आते हैं, नेक्स्ट आइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शेष प्राथमिकता क्या था जी? उद्योगों का सुदृढ़ीकरण। 3 उद्योग लगे, बार बार रिपीट हो रहा है। योजना अवकाश आपका 66 से 69 ये होगा आपका। एक सही मेंस में हुआ 2023 का एग्जाम है, ध्यान रखना, 2023 में जहां सवाल पूछा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल को अनुसरण किया गया था? तो हेराल्ड डोमर, आंसर हेराल्ड डोमर वैज्ञानिक है, इनके मॉडल पर आधारित था। कृषि प्राथमिकता था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। फिर वर्तमान में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा है? फिर से पूछा गया 23 में, देखो सीजी व्यापम में, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब अभी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है। फिर आते हैं अब योजनाओं से, देखिए क्या क्या योजनाओं से। तो भारत में किसे भारी एवं आधारभूत उद्योग माना जाता है? ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, लौह इस्पात जो उद्योग है, इसे भारत में भारी और आधारभूत उद्योग कहा जाता है, कोर इंडस्ट्री कहा जाता है। और इनकी संख्या कितना है जी? इनकी संख्या टोटल है 8, इनकी संख्या यहाँ पर है। तो उन 8 का नाम यहाँ पर लिख लीजिए जिनको हम कोर इंडस्ट्री में शामिल यहाँ पर करते हैं। इन सारे प्रश्नों की उत्तर और व्याख्या सहित ये सारा आपको पीडीएफ आपको मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा और इसको 3-4 बार रिवाइज करिए, एग्जाम में जाने से पहले 1-2 बार और पढ़िएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो पहला ध्यान रखना, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पहला हो गया। कितने हैं? शुरुआत में 6 थे, अभी इतने हैं, अभी 8 है पेट्रोलियम। दूसरा है
विद्युत है। तीसरा क्या है? स्टील है, इस्पात है, स्टील यानी इस्पात है। नेक्स्ट कोयला है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल है। फिर आता है प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। फिर आपका आता है सीमेंट है, सीमेंट। और फिर आपका आता है उर्वरक। तो ये हो गए 8। तो इसको याद रखना, 8 उद्योगों को भारी और आधारभूत उद्योग, कोर इंडस्ट्री नहीं कहा जाता है, मूल उद्योग भी इसे कहा जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम घोषित किया गया था? यह घोषित कार्यक्रम को क्या क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर जी ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं 5 ईयर प्लान था, इस प्लान के अंतर्गत ये आया था, 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया था। कौन सी योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था? ठीक है, 2017 में आर एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सवाल आपको आंसर लेना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो किशोर बजट है, किशोर बजट मतलब 3 तरह के इसमें ऋण ले सकते हैं, शिशु है, किशोर है, तरुण है। तो पूछा था किशोर के अंदर कितना हम ऋण ले सकते हैं, ध्यान रखना। तो 50,000 से लेकर आपका ध्यान रखेंगे 5 लाख तक हम ऋण यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है? तो शिशु का 50,000 है, किशोर का 50,000 से 5 लाख है, 5 लाख से 10 लाख किसका है? तरुण योजना के अंदर आप ऋण यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है किस योजना संबंधित है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, 7 अक्टूबर 2015 को ये चालू हुआ था, ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2012 में, ध्यान रखना। ये इसकी शुरुआत यहाँ पे होता है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है मनरेगा दिवस। मनरेगा दिवस किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, 2 अक्टूबर मत मार देना, 2 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को ध्यान रखेंगे स्टार्ट किया गया था। भारत के 200 चुनिंदा जिलों में ये स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम बदल दिया गया। इस समय नरेगा था, नरेगा था। और 2 अक्टूबर 2009 को इस नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो नाम बदला 9 में, लेकिन पूरे देश में कब लागू हुआ? 2008 में, अप्रैल 2008 में ऑल डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया इसको लागू कर दिया गया मनरेगा को। कब? 2008 में। तो 6 में ये नरेगा एक्ट कब का है? एक्ट है, ध्यान रखना, ये एक्ट है, अधिनियम कब का? 2005 का अधिनियम है। 6 में लागू हुआ, 8 में पूरे देश में लागू हुआ, और 9 में इसके नाम को बदलकर मनरेगा इसको किया गया था। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। कौन सी तारीख को? 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, आइए यहाँ पर जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के लिए, बच्चों के लिए है, ध्यान रखना। तो 6 से जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए है, ध्यान रखना। अब ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। उस समय आपका अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, इसको ध्यान रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के। यहीं पर मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान के कौन कौन से आर्टिकल है जो 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान यहाँ पर करता है। तो 2 है, ध्यान रखना। आप बता दें अच्छी बात होगा, अन्यथा आपका 21A, ठीक है, 21A हमने जोड़े हैं, ध्यान रखना। 21A कह सकते हैं, कह सकते हैं। और क्या है आपका? और क्या है? और हमारा जो 11वां नंबर का 11 नंबर जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, इन दोनों जगहों पर कर्तव्य है, इन जगहों पर ध्यान रखना। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर है 45 है, 45 है, जहां पर 6 से नीचे जो बालक बालिकाएं हैं उनके बाल्यावस्था देख रेख की बात यहाँ पर किया गया है। 0 से 6 ध्यान रखना, लेकिन 6 से आपको कितना 14 हम बात करते हैं, तो आपका 2 आर्टिकल यहाँ पे याद रखिएगा। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरुआत किया गया? 15 अगस्त है 1995 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अभी से नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अभी पीएम पोषण कर दिया है, पीएम पोषण योजना कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर 1995 मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, किनके द्वारा, किनके लिए था ये? तो ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए था। यानी मध्याह्न भोजन के माध्यम से जो 6 से 14 वर्ष बालक बालिकाएं हैं, सारे बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इनको दे सकें, पहली। और उनके क्या है,
उनको मानक पोषाहार दिया जाए ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। तो पहला ये वाला प्राथमिक शिक्षा है सार्वभौमिकरण, ये इसका राइट आंसर होगा। मध्याह्न भोजन किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय सहयोग दिया जाता है? तो भाई HRD, MHRD, ठीक है, इसके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आइए अब कुछ विविध वाला भी है। तो सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य कौन जारी करता है? UN ने जारी किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य जारी किया जाता है। इनकी संख्या कितना है? 17 इनकी संख्या यहाँ पर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, ध्यान रखना। और मुझे बताइए WTO के 3 कृषि पेटी, ये 3 कृषि पेटी जारी करता है। उन तीनों कृषि पेटियों का जो ग्रीन बॉक्स है, अंबर बॉक्स है, उनमें क्या क्या छूट होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, निम्न फिर पूछा गया है कि इस वर्ष में भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मेंबर बना था। 1945 बना था। क्यों बना था? हमने ब्रिटिश भारत में रहने के दौरान ही, हम जब ये ब्रेटन वुड सम्मेलन हो रहा था, कब हुआ ब्रेटन वुड सम्मेलन? 1944 में हुआ। कब? 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन। ब्रेटन वुड सम्मेलन कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में हुआ था। तो इसमें ब्रिटिश भारत तथा हमने भी क्या है, इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। और इसके 1945 में क्या हुआ? 1945 2 संगठन बनते हैं, एक है IMF और दूसरा बनता है वर्ल्ड बैंक बनता है। ध्यान रखना, कब? 1945 में। तो ब्रिटिश भारत के तहत हमारे मेंबर भी यहाँ पर उपस्थित थे, ध्यान रखना, इसलिए आंसर 45 यहाँ पर लिया गया है। फिर पूछा गया सवाल है पेपर गोल्ड का पद कासा है? तो भाई जो हमारा IMF है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, तो एक तरह से कहा, सरल भाषा में कहा है, IMF का जो मुद्रा का नाम क्या है? IMF है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार। और इसमें कितने देश की मुद्राएं शामिल है? तो यहां पर SDR में स्पेशल ड्रॉइंग राइट में 5 देशों करेंसीज में जो क्या है शामिल है। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पर है? लिखेंगे डॉलर, अमेरिकी डॉलर है यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ का? अमेरिका का है, USA का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया। फिर यूरो है, ठीक है, फिर आपका यूरो भी इसमें शामिल है, येन भी इसमें शामिल है, आपका युआन भी शामिल है, और पाउंड भी आपका इसमें शामिल है। तो ब्रिटेन का है, ब्रिटिश का है, यूरो किसका? यूरोपियन यूनियन का है, येन किसका है? जापान का है, और आपका युआन किसका है? चाइना का है। इसको युआन को क्या बोलते हैं जी? इसको रेन मिम्बी भी चाइनीज में कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 मुद्राएं इसमें शामिल है, इंडियन करेंसी इसमें शामिल नहीं है। ठीक, फिर आते हैं, अच्छा कब से स्टार्ट किया इसको स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखना है 1969, आपका 1969 को आपको ध्यान रखना है। SDR जो कब से? 1969 से स्टार्ट किया गया है। 5 मुद्राएं इसमें शामिल है, प्रत्येक 5 वर्षों में इसका रिव्यू होता है। आइए अगला बात करते हैं यहाँ पर। तो भाई ये जो किताब ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल आप परचेस कीजिए, नहीं रखें बिल्कुल लीजिए। इसमें सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको व्याख्या आपको दिया गया है, CGPSC प्रीलिम्स और व्यापम दोनों का। तो यहां तक हमने डिस्कस यहाँ पर किए हैं। ठीक है, तो भाई ये ऐप है, ऐप में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो ऐसा फ्रंट में पेज दिखाएगा। फिर सेकंड में आपको देखना उसमें परचेसिंग पेड कोर्स दिखाएगा, और उसके लास्ट में आपको देखेंगे आप जो है फ्री है, आपको YouTube क्लास नोट दिखाएगा, उसको जाके आप आज के टॉपिक को डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस ऐप के माध्यम से जो भी YouTube में क्लास आ रहा है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान से PDF डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। पूरे वीडियो तक आखिर तक आप बने हुए थे, तो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका सकारात्मक सुझाव रहेगा बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा, उस कमेंट के हिसाब से हम अपने इस क्लास प्रोग्राम को और बेहतर हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन अपेक्षा यही है कि सकारात्मक सुझाव हमेशा आपके लिए, संगठन के लिए, हमारे लिए वो विचारणीय होगा, प्राथमिक होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।